19 जुलाई 2026 असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में प्रसन्नता बौर ठाकुर अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे कि तभी शाम लगभग 5 बजे अचानक से बाढ़ का पानी आना शुरू होता है। उस पूरे एरिया में उनका घर सबसे ऊंचा था, जहां इससे पहले कभी बाढ़ का पानी नहीं आया था। लेकिन 19 जुलाई की उस शाम 2 घंटे के अंदर अंदर पानी उनके सीने तक पहुंच गया। बचने के लिए प्रसन्नता ने बिस्तर पर कुर्सियां रखी और उनका परिवार पूरी रात इन्हीं कुर्सियों पर बैठा रहा। उनके पिता ने अपने 95 साल के जीवन में कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। पास के एक दूसरे गांव होलंग कटोनी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। रेखामणि गोगोई अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर थी कि तभी 1 घंटे के अंदर अंदर पानी उनके सीने तक पहुंच गया। पहले उन्होंने अपने एक पड़ोसी के घर में शेल्टर लिया, लेकिन वहां भी सेफ नहीं था। तो रात के लगभग 8 बजे पड़ोस की महिलाओं ने रेखामणि को उनके बच्चों के साथ एक पेड़ पर चढ़ा दिया। माँ और बेटे पूरी रात लगभग 12 घंटे तक उसी पेड़ पर बैठे रहे। ये कहानी दोस्तों सिर्फ इन 2 परिवारों की नहीं है। पिछले कुछ दिनों से असम में हजारों लोगों को इसी तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है। न्यूज चैनलों में इसकी बहुत कम बात हो रही है, लेकिन असम इस वक्त पिछले 60 सालों में सबसे खराब बाढ़ का सामना कर रहा है। लगभग 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि असम में अब ये लगभग हर साल की कहानी बन चुकी है। बाढ़ आती है, हजारों करोड़ का नुकसान होता है, लोग मरते हैं, सरकार बाढ़ से निपटने का वादा करती है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूँ कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बदलता कुछ नहीं। असम में हर साल इस तरीके से बाढ़ क्यों आती है, ये समझने के लिए हमें इसकी ज्योग्राफी जाननी जरूरी है। नक्शे पर देखोगे तो असम ब्रह्मपुत्र और बराक नाम की 2 नदियों की घाटियों में बसा हुआ है। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और पानी निकलने के लिए बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट है। जब इन पहाड़ियों पर पानी बरसता है तो वो सारा एक साथ आसाम में जाता है और इसी कारण से आसाम का 40% हिस्सा हमेशा से फ्लड प्रोन रहा है। इस बार भी जो आसाम में बाढ़ आई उसका कारण ऊपर की पहाड़ियों में हुई बारिश है। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के वोखा, मोकोकचुंग और मोन डिस्ट्रिक्ट्स और आसाम के चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल से बहुत ज्यादा बारिश हुई। नागालैंड में 8 से 9 घंटे के अंदर ही 137 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसे आसाम सरकार ने बाढ़ का प्रमुख कारण बताया। मोकोकचुंग में नॉर्मल से 493% ज्यादा और चराईदेव में 436% ज्यादा बारिश हुई और इससे कुछ ही घंटों में आसाम की नदियों में पानी डेंजर लेवल को क्रॉस कर गए। स्पेसिफिकली कहा जाए तो आसाम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। पर यूनिट एरिया में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र पूरी दुनिया में अपने पानी के साथ सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर जाने वाली नदी है। इन सेडिमेंट्स को हिंदी में गाद कहते हैं, जो बेसिकली मिट्टी और पहाड़ों के मलबे से आते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ओरिजिनेट होकर अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आसाम में आती है और ये रास्ता बहुत अनस्टेबल है। लगातार पूरे रास्ते के दौरान पहाड़ों का मलबा टूटकर इसमें गिरता रहता है और बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका में, उससे भी लगभग 5.5 गुना ज्यादा सेडिमेंट्स ब्रह्मपुत्र में देखने को मिलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अब क्योंकि पहाड़ों में ढलान बहुत ज्यादा होती है तो इसके कारण ये सारे सेडिमेंट्स नदी के साथ ही बहते चले जाते हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही आसाम के प्लेन्स आते हैं ये ढलान एकदम से कम हो जाती है तो नदी के पानी की स्पीड भी गिर जाती है और ये सारे सेडिमेंट्स यहीं जमा होने लगते हैं। अब इसी कारण से हर साल ब्रह्मपुत्र का जो रिवर बेड है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता रहता है और जो नदी की पानी कैरी करने की कैपेसिटी ये कम हो जाती है और पानी आसपास के एरियाज में फैलने लगता है। इसके नंबर्स बहुत शॉकिंग है। साल 1912 और 1928 के बीच हुए सर्वे में ब्रह्मपुत्र 3870 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन 2006 तक आते आते यही एरिया 6000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। कई जगहों पर तो ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है और ये कोई नई चीज नहीं है। ये सिलसिला सदियों से धीरे धीरे चलता आ रहा था और फिर 15 अगस्त 1950 को आसाम में एक 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में पहले 30 दिन आप जीरो ब्रोक। आसाम में एक 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है।
भारी पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होती है, पहाड़ टूटकर ब्रह्मपुत्र में गिर जाते हैं। सेडिमेंट्स इतनी मात्रा में जमा हुए कि नदी का रास्ता जो था वो एकदम से बंद हो गया। लेकिन पानी का फोर्स तो इतना होता है कि इसे रोक पाना पॉसिबल नहीं, तो नदी ने अपना एक दूसरा रास्ता बना लिया। साथ ही सेडिमेंट से इसका रिवर बेड भी और ऊपर उठ गया। डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र का रिवर बेड लगभग 10 फीट तक ऊपर उठ गया, सिर्फ उस एक अर्थक्वेक की वजह से। इतनी तबाही मची कि इसे गोलियां पानी कहा जाता है, यानी पागलपन से बहता पानी। इस अर्थक्वेक के बाद असम में और ज्यादा इंटेंसिटी से बाढ़ आने लगी। ब्रह्मपुत्र हर कुछ साल में रास्ता बदलने लगी। इससे होता क्या कि कभी कभी तो नए इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तो कभी कभी पुराने फ्लड प्रोन एरियाज इतने सूख जाते कि वहां पानी ही नहीं बचता। बाढ़ का नक्शा हर कुछ दशकों में नए सिरे से लिखा जाता है, और कुछ ऐसा ही इस साल भी हुआ। आसाम में फ्लड्स आमतौर पर ब्रह्मपुत्र के किनारे वाले जिलों में आते हैं। धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, मोरीगांव, ये वो नाम है जो हर मॉनसून में सुनाई देते हैं। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा तबाही उन 3 जिलों में हुई जो अब तक इस तरह की बाढ़ से अछूत रहे थे। चराईदेव, जोरहाट और शिव सागर। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके दादाओं और नानाओं ने भी इतनी भयानक बाढ़ नहीं देखी थी। इस इलाके में ऐसी भयानक बाढ़ आखिरी बार 1950 में आई थी, उस अर्थक्वेक के समय। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि इन जिलों के लोग और अधिकारी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ ऐसी भयानक बाढ़ का कोई इतिहास ही नहीं है। 12 जिलों के 856 गांव पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। बाढ़ ने 7 लाख लोगों से उनका घर छीन लिया है और लगभग 3 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर। अब सवाल ये उठता है कि इस सब में सरकार क्या कर रही है। असम की सरकार में बैठे नेताओं ने वादा तो हर बार किया है कि वो बाढ़ का सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ भाषणों तक सीमित रहा है। 2016 की असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने वादा किया था कि असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। वो पावर में आए, लेकिन असम बाढ़ मुक्त नहीं हुआ। 2017 में बाढ़ आई, 160 लोगों की मौत हुई। 2017, 18, 19, 20 लगभग हर साल बाढ़ आई और हर साल लगभग 100 से 200 लोगों की मौत हुई। 2021 में जब असेंबली इलेक्शंस का समय आया तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लगभग हर रैली में यही वादा दोबारा दोहराया। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस साल जब अप्रैल 2026 में असेंबली इलेक्शंस हुए तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपने मैनिफेस्टो में बाढ़ मुक्त असम की बात करी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ असम 60 साल की सबसे भयानक बाढ़ में डूबा हुआ है। पिछले 10 सालों से और अगले 5 सालों तक एक ही सरकार रहेगी असम में। क्या इतना समय काफी नहीं है असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए? बाढ़ के सॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ एक ही काम किया जाता है हमेशा, ब्रह्मपुत्र के किनारों पर एम्बैंकमेंट्स, यानी मिट्टी, कंक्रीट और सीमेंट की दीवारें बनाना। अभी तक असम में लगभग 4800 किलोमीटर लंबी एम्बैंकमेंट्स खड़ी की जा चुकी है। लेकिन जब भी बड़ी बाढ़ आती है, जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाती और टूट जाती है। आज से 7 साल पहले 2019 में भी मैंने असम फ्लड्स पर वीडियो बनाया था और इस वीडियो में डिटेल में बताया था कि एम्बैंकमेंट्स असम में किसी काम की नहीं है। लेकिन फिर भी हर साल बाढ़ को कंट्रोल करने के नाम पर यही होता है। कुछ नई एम्बैंकमेंट्स बना दी जाती हैं और पुरानी एम्बैंकमेंट्स की मरम्मत कर दी जाती है। रिसर्चर पार्था दास कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है, ये चाहता है कि एम्बैंकमेंट्स टूटती रहे ताकि मरम्मत का धंधा चलता रहे और वो कमीशन से पैसा कमाते रहे। इसी तरह से सरकार बाढ़ को रोकने के लिए ड्रेजिंग पर भी फोकस करती है। ड्रेजिंग का मतलब नदी के अंदर से सेडिमेंट्स को निकालना बुलडोजर्स के जरिए, मशीनों के जरिए। लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से सेडिमेंट्स निकाले जाते हैं उतनी ही तेजी से वो वापस आ जाते हैं। सरकार की खुद की वेबसाइट देखिए क्या कहती है। असम सरकार की वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि असम में बाढ़ और इरोजन की समस्या को कम करने के लिए आज तक कोई लॉन्ग टर्म कदम नहीं उठाया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म और इमीडिएट कदम उठाए जाते हैं। 2024 में भी जब असम बाढ़ में डूबा हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में बाढ़ ज्योग्राफिकल फैक्टर से आती है, जो सरकार के कंट्रोल से बाहर है। अब ये बात कुछ हद तक सच जरूर है दोस्तों, लेकिन ये बात भी सच है कि सरकार कुछ उल्टे कदम यहाँ पर उठा रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन और खतरनाक बनती जा रही है। नेचुरल और जियोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा असम में फ्लड्स के पीछे 2 और बड़े कारण बताए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज के कारण पहले जितनी बारिश कई महीनों में होती थी, अब कुछ दिनों में उतनी हो जाती है और एक दिन में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश के इवेंट्स बढ़ रहे हैं। इससे जो फ्लड्स हैं वो पहले से ज्यादा और इंटेंस बन रहे हैं और ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन के बाद जब जमीन बंजर हो जाती है तो पानी ज्यादा रफ्तार से नीचे आता है
और अपने साथ और ज्यादा मिट्टी लेकर आता है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की जगह सरकार डेवलपमेंट के नाम पर और पेड़ काट रही है, लगातार माइनिंग करे जा रही है, जिससे ब्रह्मपुत्र में और ज्यादा मिट्टी आ रही है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि असम में अभी तक कोई फ्लड प्लेन जोनिंग का कानून तक नहीं बना है। जोनिंग का कानून बताता है कि नदी के कितनी दूर तक बसना है, घर बनाना है और कहां खेती करनी चाहिए, कहां पर मना होनी चाहिए। 1975 में केंद्रीय सरकार ने राज्यों को फ्लड प्लेन जोनिंग का मॉडल कानून बनाकर भेजा था, लेकिन असम ने आज तक इस बिल को पास नहीं किया। अब ये सब सुनकर आप सोचोगे कि आखिर सोल्यूशन क्या है यहाँ पर। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे परिमल सी भट्टाचार्य जी कहते हैं कि नदियों को कंट्रोल करना और ज्यादा डिजास्टर्स को इनवाइट करना है। इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए हमें बाढ़ के साथ जीना सीखना होगा। असम में बाढ़ को आने से रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकना जरूर पॉसिबल है। बाढ़ के साथ जीने का मतलब है कि ऊंची जगहों पर घर बनाए जाए, पक्के घर बनाए जाए, क्योंकि ज्यादा नुकसान वही होता है जहाँ ज्यादा कच्चे घर होते हैं। इसके अलावा हर गाँव में ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए जहां पर पीने का पानी, सैनिटेशन और हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं हों। फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत किया जाना चाहिए और हर पंचायत लेवल तक डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 1990 के दशक में दोस्तों असम सरकार ने भी लिविंग विद फ्लड्स की स्कीम शुरू करी थी, लेकिन करप्शन के आरोपों के बाद इस स्कीम को वापस ले लिया गया। अब इस तरीके की स्कीम्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ लाने की जरूरत है। इसके साथ ही रिलीफ एफर्ट्स को लेकर भी सरकार को अपना सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से जो खाने के पैकेट्स दिए गए थे वो खाना ही खराब था, क्योंकि इन्हें सीधे बाढ़ के पानी में फेंक दिया गया। इस सब में लोगों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है और अब सरकार यहाँ पर चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री पीडीएफ गाइड बनाई है कि क्या करना है अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो। बाढ़ जैसी सिचुएशन में क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, एग्जैक्टली आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और ये गाइड सिर्फ असम के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काफी यूजफुल होगी, जहाँ भी बाढ़ आती है, चाहे बिहार में हो, मुंबई में हो या गुड़गांव में।